ये जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जहां पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर ये अपडेट सामने आई है। ये बैठक जारी है। मोदी और जिनपिंग की 15 मिनट से मुलाकात जारी है और चीन के तियानजिन शहर में द्विपक्षीय बैठक ये चल रही है। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बाद पहली ये भारत और चीन की ये बैठक है और 7 साल के बाद पीएम मोदी जो है वो चीन के दौरे पर गए हुए हैं। तो बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आई, ये कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं पीएम मोदी जो हैं वो बैठे हुए हैं। द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त भारत और चीन के बीच। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जहां ट्रंप के द्वारा दादागिरी लगातार टैरिफ को लेकर दिखाई जा रही है, लेकिन इस बीच भारत ने यह तय कर लिया है कि ट्रंप की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत किया, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। तो तस्वीरें स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी के साथ अजीत डोभाल भी मौजूद है। एनएसए अजीत डोभाल भी पीएम मोदी के साथ मौजूद। पीएम मोदी अपनी पूरी कोर टीम के साथ इस मुलाकात में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और दोनों देशों के बीच ये द्विपक्षीय मुलाकात काफ़ी अहम ये मुलाकात जो है बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में कई अहम पहलुओं को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। कई ऐसे ठोस पहलू हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। तो पीएम मोदी का चीन का दौरा काफ़ी खास, काफ़ी अहम बताया जा रहा है, जहां इस दौरे के दौरान भारत चीन व्यापार संबंधों को लेकर चर्चा की जाएगी। सीमा विवाद यानी कि सीमा मुद्दा, एलएसी का मुद्दा, वो भी उठता हुआ नजर आएगा और रणनीतिक सहयोग भी इसको लेकर चर्चा की जाएगी। एशिया में अमेरिका के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए साझेदारी और ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर साझा रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लेकर चर्चा की जाएगी, जहां चीन का भारत में निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर चर्चा होगी। तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीन की भागीदारी को लेकर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को लेकर जो है वो भी चर्चा की जाएगी। तो तमाम जो बड़े पहलू हैं उन पर चर्चा इस बैठक के दौरान होनी है। 15 मिनट हो चुके हैं चर्चा को शुरू हुए और 15 मिनट से ये बैठक जो है चल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात जो है वो पिछले 15 मिनट से जारी है और दोनों नेताओं के बीच जो है पिछले 15 मिनट से मुलाकात हो रही है। काफ़ी ख़ास और ये अहम मुलाकात जो है वो बताई जा रही है। और इस दौरान जिस सामने आ रही हैं चीन से तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आप पीएम मोदी की मुलाकात जो है वो शी जिनपिंग से जारी है और दोनों नेताओं के बीच जो है वो इस वक्त मुलाकात चल रही है। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा इस दौरान होनी है, कई महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर चर्चा होगी। तो पीएम मोदी की ये मुलाकात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास बताई जा रही है। जिस तरीके से तमाम महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, ये तमाम ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा की जानी है। और सबसे बड़ी बात अमेरिका का जो बढ़ता प्रभाव है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो अमेरिका का प्रभाव है जिसको लेकर अमेरिका बार बार धौंस दिखाता है, उस प्रभाव को लेकर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। तो इस बीच मुलाकात जो है वो जारी है और तस्वीरें जो हैं वो लगातार इस वक्त जारी हैं, निकल कर सामने आ रही हैं तस्वीरें मुलाकात के दौरान की। और इस बीच कुछ तस्वीरें आप दिखाते हैं किस तरीके से मुलाकात जारी है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात इस वक्त जारी है। और जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया, तमाम जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको लेकर चर्चा इस वक्त की जा रही है। और पिछले 15 मिनट से करीब ये मुलाकात जो है दोनों नेताओं के बीच इस वक्त जारी है। दोनों नेता जो है इस वक्त तमाम जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 7 साल के बाद जो है पीएम मोदी जिस तरीके से पहुंचे हैं चीन, तो पीएम मोदी का यह दौरा काफी खास अहम माना जा रहा है।
और हमारे साथ एक्सपर्ट शरद कोहली जी भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शरद जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर हम बात कर रहे थे, अब जाहिर तौर पर तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगी हैं। गर्मजोशी से दोनों नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत किया। और शरद जी, सवाल मेरा इसी मुलाकात को लेकर, जो दोनों नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत किया उसको लेकर, कि वैश्विक स्तर पर दो नेता जब मिलते हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी बहुत कुछ बताती है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो जब भी किसी राष्ट्र अध्यक्ष को मिलते हैं वो हमेशा ही गर्मजोशी से मिलते हैं। आपने देखा होगा, कुछ को तो वो गले लगाते हैं और बहुत हंस के बात करते हैं। और एक प्रोटोकॉल होता है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल, ये कहता है कि आप जब भी किसी नेता से मिलें तो आपके अंदर जो भी चल रहा हो, पर जो फोटो ऑप्स होते हैं, जो फोटो खिंचती है, तो वो आपकी गर्मजोशी ही दिखाना चाहिए। पर प्रधानमंत्री मोदी का वो गर्मजोशी चेहरे पर भी दिखती है। और दूसरा ये है कि भारत और चीन की दो राष्ट्र अध्यक्षों की मुलाकात ये 7-8 साल बाद हो रही है। इस दौरान में गलवान और डोकलाम जैसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो आपके दिमाग में वो भी होता है। पर अभी जो हावी है, मुझे लगता है दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के दिमाग में, वो एक तो ट्रम्प टैरिफ है, दूसरा बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यहां प्ले करते हैं। क्योंकि एलएसी पर जो चाइना की विस्तारवादी नीति है, उससे लेके भारत काफी काफी ऑब्जेक्शंस करता रहा है। और इस मुलाकात से पहले एक परिपेक्ष बना था, अजीत डोभाल साहब वहां गए थे, उसके बाद उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी साहब, वो यहां पर आए थे। तो इस मुलाकात का एक परिपेक्ष पहले बन चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज रखी जाएगी, जो उससे पहले एक जो प्रीकर्सर जिसको हम कहते हैं, वो पहले बन चुका था। और ट्रेड बहुत बड़ा इशू है कि $100 बिलियन से ज्यादा का, जैसा कि मैंने बताया, कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और ना जाने कितना सामान हम लेते हैं, दिवाली से होली से लेके और मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स तक हम सामान लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत, और पिछले 2-3 महीने में आप देखें तो भारत से एक्सपोर्ट चाइना को भी बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है एक चीज जो टेबल पे जरूर होगी इस वार्ता में, वो ये कि भारत के एक्सपोर्टर्स को भी उतना ही मौका मिले। क्योंकि टैरिफ के अलावा चाइना क्या करता है, कभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बता देता है, कभी अपने कस्टम रूल्स बता देता है, कभी कोई और स्टैंडर्ड बता देता है। तो इस वजह से भी भारतीय सामान वहां नहीं जा पाता। $115 बिलियन के आसपास का द्विपक्षीय ट्रेड है, जिसमें $100 बिलियन हम मंगाते हैं, 15 से 16 बिलियन डॉलर हम वहां भेजते हैं। ये बहुत बड़ा गैप है। मुझे लगता है इस गैप को लेके जरूर बातचीत होगी, बॉर्डर इश्यूज पे बातचीत होगी, इन्वेस्टमेंट्स पे बातचीत होगी। क्योंकि अभी जो नियम ये कहते हैं कि चाइना से कोई भी व्यक्ति अगर भारत में निवेश करना चाहता है इंडस्ट्री में या किसी भी एफडीआई की तरीके से, तो उसको एक स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। बाकी देशों पे नहीं होती है। जो पड़ोसी देश है उन पर, खासकर चीन पे ये लागू होता है, चीन और पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान से तो खैर बिल्कुल ही बंद है। तो चीन चाहेगा कि एक ऑटोमेटिक विंडो प्रोवाइड की जाए और इन एफडीआई के नियमों में थोड़ी सी ढील बरती जाए, जिससे कि चाइना के निवेशक भारत में, क्योंकि चाइना की अब अमेरिका में इन्वेस्टमेंट जानी कठिन हो जाएगी, हो सकता है कम हो जाए या समाप्त हो जाए। तो चाइना भारत जैसे बड़े बाजार को, भारत की पॉपुलेशन चाइना से आगे निकल चुकी है, वो चाहेगा कि भारत की बड़ी जो 60-65 करोड़ की मिडिल क्लास है, 40 करोड़ पहले थी, 25 करोड़ उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में न्यू मिडिल क्लास जुड़ी है। तो इतनी बड़ी मिडिल क्लास चाइना को कहीं और मिल नहीं सकती। तो चाइना भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। वो चाहता है कि उसकी फैक्ट्रियां लगे। आपने देखा होगा सड़कों पे आजकल BYD कार दौड़ती है। ये पूरी तरह से चाइना की इलेक्ट्रिक कार है, ये टेस्ला का जवाब है। तो जिस प्रकार से BYD को इजाजत मिली, चाइना चाहेगा कि उसकी और भी ऐसी ब्रांड्स भारत में आके फैक्ट्री लगाएं। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और जो उनके साथ डेलीगेशन गया है, हमारे नियमों के अंतर्गत, शरद जी, जो आपने कहा, इसमें एक बात और मैं ऐड ऑन कर दूं। पीएम मोदी ने अभी कुछ दिन पहले एक नया स्लोगन दिया, जिसमें पीएम मोदी ने ये कहा कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी किस तरीके से चाइनीज कंपनियां भारत में आएंगी, किस तरीके से चाइनीज कंपनियों के प्लांट इंडस्ट्री भारत में लगती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया शरद जी आपका जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए कीमती वक्त अपना देने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान अर्थशास्त्री मिताली निकोरे जी जुड़ी हैं। मिताली जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और मिताली जी, जिस तरीके से इस मुलाकात को लेकर कई सारी चर्चाएं इस वक्त चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यह उठ रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका से दूरी बनती नजर आ रही है और चाइना से नजदीकी बनती नजर आ रही है, क्या ये नजदीकी उन घाटों को पाट पाएगी? क्या उन चीजों को कवर अप कर पाएगी जो अमेरिका से रिश्तों में खराबी की वजह से भारत मौजूदा समय में फेस कर रहा है?
जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच मुझे शामिल करने के लिए प्रोग्राम में। आज बहुत नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा दिन है कि मोदी जी नियरली 5 साल के बाद शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। चाइनीज़ और इंडियन रिलेशंस में कहा जा रहा है जी। कि आज के बाद एक रीसेट आएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने सालों से डेफिनेटली टॉक्स हो रही हैं, एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज डिफेंस की साइड पर हो रही है और दूसरी साइड पर हमारे पास है इकोनॉमी। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो नियरली $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है और इस ट्रेड डेफिसिट को ये इंडिया के और भारत के ही इंटरेस्ट में है कि ये ट्रेड डेफिसिट कम किया जाए। ये बहुत जरूरी बात है। दूसरा है कि जैसे शरद जी ने भी अभी कहा, मेरे अच्छे मित्र हैं, काफी हम शोज पर साथ में काम करते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि BYD कार की बात करी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाइना काफी आगे है। वो चाहेगा कि उसको भारत की मार्केट मिले, लेकिन भारत भी चाहेगा एट द सेम टाइम कि जो हमारे जैसे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, मशीनरी इक्विपमेंट है, टेक्सटाइल्स हैं, स्पेशली हैंडमेड टेक्सटाइल्स, उनको भी एक नया मार्केट मिले। लेदर गुड्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये सारी चीजें जो अमेरिका जाती जी। थी और अब ट्रम्प के जी। टैरिफ्स के बाद अमेरिका जाने के लिए मतलब इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, हो ही नहीं पाएगा। तो हमें भी एक अच्छी रेडी मार्केट की जरूरत है और चाइना एक बहुत ही अच्छी मार्केट है हमारे लिए, क्योंकि वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जी। आप जी। देखेंगे पूरी मशीन मेड और मतलब ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होती है कि पूरी तरह से मशीन पे हो। लेकिन ये जो पदार्थ, ये जो गुड्स जो हमें के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एथेंस चीन द्वारा HCO की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक लगातार जिस तरीके से चली, तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा यहाँ पर की गई। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं चीन के तियानजिन शहर में, जिस तरीके से इस वक्त पीएम मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात चल रही है। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा इस दौरान हो रही है। पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर 35 मिनट से मोदी जिनपिंग की बैठक जारी है और चीन तियानजिन में ये द्विपक्षीय बैठक जो है इस वक्त चल रही है और करीब 35 मिनट हो चुके हैं। दोनों नेता बातचीत कर रहे हैं। भारत और चीन के रिश्तों को लेकर बातचीत की जा रही है और ये बातचीत हो रही है कि किस तरीके से इन रिश्तों को फिर से सुधारा जाए, इन रिश्तों को बेहतर किस तरीके से किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से LAC पर विवाद देखने को मिला था और सीमा विवाद के बाद से ही भारत और चीन के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी और इसके बाद अब ये एक बड़ा स्टैंड यहाँ पर कह सकते हैं कि लिया जा रहा है दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के साथ, कि किस तरीके से यहाँ पर रिश्तों को बेहतर किया जाए, कैसे इस रिश्ते को एक बार सही किया जाए और जो व्यापारिक मतभेद देखने को मिले दोनों देशों के बीच, उस व्यापारिक मतभेद को कैसे खत्म किया जाए। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट श्रुति दास गुप्ता जी जुड़ी हैं। श्रुति जी, बहुत स्वागत है आपका। श्रुति जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यही है सबसे पहला कि ये मुलाकात जारी है, वैश्विक पटल पर इस मुलाकात का क्या असर पड़ता हुआ आप देख रही हैं? ये जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमें ये समझना है कि इस वक्त 25% GDP आपका जो इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है वो इस वक्त वहां जुटा हुआ है तियानजिन के अंदर, और 40% ऑफ द पॉपुलेशन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लोग, उनके हेड्स वहां बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से भी।
लेकिन इसके अंदर हमें ये समझना है, हम इंडिया किसी भी तौर से 100% चाइना पाकिस्तान इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती है, तो हम ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बड़ा वैश्विक पतन जो आप बात कर रहे हैं वो यही होगा कि ट्रेड को कैसे एड्रेस किया जाए। जो ट्रम्प टैरिफ का जो ये प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ हमारे साथ नहीं, चाइना के साथ, बाकी देशों के साथ, इसको कैसे एड्रेस किया जाए, इसी के ऊपर मैं ज्यादातर स्ट्रेस देख सकती हूँ। एक जैसे हमारे नेपाल के साथ एक प्रॉब्लम आया, जब हमने इंडिया और चाइना ने लिपुलेक बॉर्डर के साथ वहां के थ्रू ट्रेड की बात करी, तो लिपुलेक हमारा है करके नेपाल के जो प्रीमियर हैं ओली जी, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने वहां रखा है। सो हम ट्रेड रिलेटेड वाला जो इक्वेशन है वो पूरे दुनिया के स्तर पे इसको पलटते देख सकते हैं, और ये पलटते स्तर में ही एक्चुअली पावर डायनामिक्स है। फॉलो द मनी कहा जाता है, जहां जहां रुपया चलेगा वहां वहां आगे बात चलेगी, यही एक रीत चली आ रही है। तो हम पहले ट्रेड को देखेंगे। जो टेररिज्म को लेके हमारी प्रॉब्लम्स है उस पर हमारा चाइना पाकिस्तान इनके साथ मतभेद नहीं है, और ये भी एससीओ के मेंबर्स हैं, इसीलिए तो हम जानते हैं कि इसका नहीं हो सकता है कुछ। दूसरा जो एक बड़ा चेंज हम देख सकते हैं जो आ सकता है वो है कि एज अ कंप्लीट ब्लॉक एससीओ एक पूरा एक ब्लॉक की तरह से रशिया के समर्थ में या रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है, इसके आगे में कैसा एक यूनाइटेड स्टेटमेंट दे सकता है, ये एक बहुत बड़ा चेंज हम आगे विटनेस कर सकते हैं। तो दो चीजें कि हम एकजुट होकर एक दूसरे के ट्रेड को कैसे बचा सकें, कैसे हम एक दूसरे का मार्केट और प्रॉफिट ना काटें सिर्फ यूएसए के बास्केट में जाके बैठने के लिए। तो ये दो चीजें, ट्रेड और आने वाला यूक्रेन और रशिया युद्ध के अंदर आने वाला युद्ध विराम को लेकर चर्चा जो है, ये दो चीजें जो हैं ये दुनिया के वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को बदल सकती हैं। जी मिताली जी, दूसरी ओर जिस तरीके से इस मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जो एक व्यापारिक तौर पर घाटा भारत को हुआ है, और अगर भारतीय शेयर बाजार को लेकर हम बात करें तो एक बड़ी गिरावट जो भारतीय शेयर बाजार में दर्ज की गई है, वो गिरावट जो है कहीं ना कहीं तक कम होती हुई नजर आ सकती है। मिताली जी, अगर आज को लेकर बात करें, आज भारतीय शेयर बाजार बंद है, कल भारतीय शेयर बाजार खुलेगा। क्या आपको लगता है कि कल जब भारतीय शेयर बाजार इस मुलाकात के बाद खुलेगा तो भारतीय शेयर बाजार में एक बूम, एक उछाल देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि उछाल तो नहीं, लेकिन जो गिरावट हो रही थी वो थम जाएगी एक तरीके से, बिकॉज इन्वेस्टर्स को समझ में आ जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमें बाकी देशों के साथ अपने रिलेशनशिप्स और स्ट्रॉन्ग करने हैं, हमें नई नई मार्केट्स ढूंढनी है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि 40 नए कंट्रीज में एक एक्सपोर्ट मिशन भेजा जाएगा, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भेजा जाएगा। उसी का फाउंडेशन ये एससीओ समिट में आज ले किया जा रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, रशिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, और बहुत सारे और सेंट्रल एशिया के देश एससीओ समिट में है, वेस्ट एशिया के देश एससीओ समिट में है, और जापान में भी मोदी जी ने यही कहा था कि एक ये नया एशियन सेंचुरी, एशियन डेकेड ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये उनके वर्ड्स थे जापान में, कि यहाँ पे हमें ये एस्टैब्लिश करनी है एशियन सेंचुरी। तो इसी हिसाब से इसी मोटो के साथ मोदी जी गाइड हो रहे हैं और हमारे को आगे लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को इससे काफी सांत्वना मिलेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हमें सोचना है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी इन्वेंट्री को जो पाइल अप हो गई है, कहाँ बेचें। और मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि ये बहुत एक चीज हो रही है कि जो सप्लायर्स और बायर्स हैं जो यूरोप और यूके में भी बेस्ड हैं, वो भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स पर एक प्रेशर डाल रहे हैं कि उन्हें पता है कि टैरिफ्स की वजह से उनका इन्वेंट्री पाइल अप हो गया है, और वो डिस्काउंट्स के लिए उनके ऊपर पाइल अप कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। एक तरह से ये एक नया कॉलोनियलिज्म पूरी दुनिया में दिख रहा है, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है कि आप अपनी प्राइसेस कम करिए। तो ये और इससे जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर बनता है। तो आप ये सोचिए कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी सबसे गरीब लोगों पर ये प्रेशर आज डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एससीओ समिट में एक फाउंडेशन ले हो रहा है कि हाँ, हमें ट्रेड इक्वल टर्म्स पे करना है, हमें ट्रेड फेयर वेजेस के साथ करना है, और हमें अपने लोगों के लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस भी चाहिए। जी ठीक है, मैं इस बीच आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों हमारे साथ बने रहें,
पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जो बड़ी बातें हैं उसको लेकर कुछ जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। राष्ट्रपति जिनपिंग का आभार पीएम मोदी ने जो जताया सबसे पहले, और भारत चीन संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है, पीएम मोदी ने इस दौरान ये कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू हुई, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई थी, और सीमा पर शांति और स्थिरता को लेकर बातचीत हुई है। साथ ही साथ मानसरोवर यात्रा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है उसको लेकर एक बार फिर से बातचीत हुई है, सहमति बनी है, और बॉर्डर मैनेजमेंट में कामयाबी मिली है। पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि बॉर्डर मैनेजमेंट में भी कामयाबी मिली है, सीमा पर शांति और स्थिरता को लेकर बात हुई है, और जो फ्लाइट भारत से चाइना के लिए और चाइना से भारत के लिए सस्पेंडेड थी उस फ्लाइट को भी एक बार फिर से शुरू किया गया है। तो राष्ट्रपति जिनपिंग का आभार भी पीएम मोदी ने जताया, और इस बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। श्रुति जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से अगर पीएम मोदी की इन बड़ी बातों की ओर हम ध्यान दें, ये एक बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो फैसले लिए गए हैं शायद लोगों को ये देखने में आमतौर पर छोटे लगे कि हाँ फ्लाइट थी, शुरू हो गई, क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एक वैश्विक पटल पर इन फैसलों को देखा जाए श्रुति जी, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मानसरोवर यात्रा हो, चाहे फिर जो फ्लाइट सस्पेंडेड थी उनको फिर से शुरू करना हो। इसको हम ये देख सकते हैं कि जो एक तरह से कोविड के बाद एक चाइना आइसोलेट हो गया था, वो एक दौर जो है उसकी समाप्ति हम देख सकते हैं कि इतने सारे लीडर्स आके वहाँ चाइना में बैठे हैं और सब आए हैं। इस बार एक भी कोई लीडर नहीं है जिन्होंने बोला हम नहीं आ सकते। उनके डायलॉग पार्टनर्स जितने हैं, उनके मेंबर्स जितने हैं, सबके सब आए हैं। ऐसा पिछले साल नहीं था, पिछले साल हमारे पीएम मोदी नहीं गए थे। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि चाइना जो है उसको वापस से ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रही है। रशिया को आइसोलेशन फेस करनी पड़ रही थी बहुत जगहों से, वो नहीं हो रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि सब लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके बात कर रहे हैं। चाइना के साथ हमारी जो रिश्ते हैं, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे पास उनके साथ प्रॉब्लम है टेररिज्म को लेके, ड्रग्स एंड आर्म्स को लेकर, या हमारे उनके साथ प्रॉब्लम है बॉर्डर्स के साथ। 3000 किलोमीटर से ऊपर का बॉर्डर हम उनके साथ शेयर करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं। उनका जो डेट ट्रैप्स हैं उसको लेके कई बार, जैसे आप श्रीलंका देख लीजिए या आप मालदीव्स देख लीजिए, इनके अंदर जो डेट ट्रैप्स ले करते हैं उनको हम काफी तौर से जा के निगेट करते आ रहे हैं। जब वो देश जो है हताश हो जाते हैं चाइना से, तब वो इंडिया की तरफ देखते हैं। तो इंडिया और चाइना जो है वो उनके खुद के, जैसे हमारे जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में, उन्होंने कहा था डबल इंजन है ये, 2 इंजन हैं एशिया के, और ये एक दूसरे को कभी कभी सपोर्ट करते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो ये दुनिया के पूरे ही ट्रेड मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। पर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट है, हम उनमें पूरा विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए तो छोटे जो कदम हम ले रहे हैं, ये हम वाटर्स को टेस्ट कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि कितनी दूर तक हम इनके साथ विश्वास रख सकते हैं। क्योंकि पिछली बार 2019 में जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग का बहुत ज्यादा भाईचारा देखा गया था, 2020 के अंदर आपका गलवान जैसा हरकत हो गई थी। तो हम उन पे इस बार जैसे दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, उस तरह से हम फूक फूक के कदम रख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक चीज, छोटी छोटी चीजें लेके किस तरह से वहां से रेसिप्रोकेशन आती है। चाइना हमें आगे क्या दे सकता है, क्या क्या एश्योरेंसेस दे सकता है, और हम उन पे कितना विश्वास कर सकते हैं। ये छोटी चीज नहीं है कि हम उनके साथ प्लेन्स वापस भेज सकते हैं। दैट मीन्स हमने एक फ्रीज हो गए थे हमारे रिलेशनशिप्स, वो हम थोड़ा हमने दरवाजे, छोटा सा ही सही, 1 इंच जितना भरी सही, हमने दरवाजा खोल लिया है। और उस दरवाजे के थ्रू अगर चाइना ने अपनी गुडविल जारी रखी तो ये चीज बड़ा एक दरवाजा की बजाय एक आपका बहुत बड़ा गेटवे बन सकता है एशिया की प्रगति के लिए और विश्व की प्रगति के लिए और इंडिया की प्रगति के लिए। जी मिताली जी, दूसरी ओर अगर एससीओ समिट को लेकर बात करें तो एससीओ समिट में जो व्यापारिक साझेदारी है उसको लेकर चर्चा बताई जा रही है कि हो सकती है। ऐसे में क्या मिताली जी ये माना जाए कि भारत का जो एजेंडा है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, क्या इसको यहाँ पर थोड़ा बढ़ावा मिल सकता है? क्या ये माना जा सकता है कि भारत में आने वाले समय में जो व्यापार है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, यही एक लो हैंगिंग फ्रूट एक तरह से कहा जा सकता है कि इकोनॉमी हमेशा ऐसा एरिया है जहां पर आपको एरियाज ऑफ कोऑपरेशन मिल ही जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिल ही जाती हैं। और इंडिया और चाइना दोनों इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की कि
ट्रेड और कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे ये लगता बिल्कुल है कि मिताली जी जिस तरीके से आपने अपॉर्चुनिटीज का जिक्र किया, उस पर मैं बात करूंगा, आपसे जानकारियां लूंगा, लेकिन इस बीच एक बार सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है। अपने दर्शकों को सुनवाते हैं पीएम मोदी का बयान। हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मिताली जी, मैं आपका ही रुख करूंगा। जिस तरीके से संभावनाओं का जिक्र आप कर रही थी और इस बीच जब पीएम मोदी की बात का अंत हुआ तो वो भी ये कहते नजर आए कि हम अपने संबंधों को और बेहतर बनाएंगे। मिताली जी। जी बिल्कुल, और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर कोऑपरेशन भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर, जहां पर चाइना ने एक तरह से पूरे विश्व में एक लीड ली हुई है। हम काफी सालों से सुन रहे हैं कि सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना बहुत आगे है, और ये एक भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है कोऑपरेशन का। और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एरिया जिस पे हमने बात करी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रिसर्च भी, क्योंकि सिर्फ आज जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक्स हैं वो आगे चल के शायद इनएफिशिएंट लगे। नए न्यू जनरेशन ऑफ बैटरीज, फास्टर चार्जिंग, हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स, इसके ऊपर बहुत रिसर्च चाइना में चल रही है, और अगेन भारत उस रिसर्च के कोऑपरेशन के साथ बेनिफिट कर सकता है। और तीसरा एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें हम देख रहे हैं कि चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स एक तरह से अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को एक अच्छी टक्कर दे रहे हैं, और इसमें भी भारत को काफी बेनिफिट मिल सकता है कि वो चाइना के साथ कोऑपरेट करके रिसर्च करे। लेकिन इस सब में ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ ट्रेड हो। ट्रेड सिर्फ एक हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसमें हमेशा चाइना हमसे आगे ही रहेगा। आज भी हमारा 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। हमें चाहिए कि को इन्वेस्टमेंट और जॉइंट वेंचर्स बने, ताकि हमारे लोग चाइनीज लोगों के साथ काम करके ये बहुत जरूरी है कि को इन्वेस्टमेंट और जॉइंट वेंचर्स में काम करें, ताकि हमारे यहाँ भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके, को लर्निंग हो सके, ताकि हम अपनी फैक्ट्रीज को, अपने लोगों को भी उस लेवल पर ला सकें। जी, दूसरी ओर श्रुति जी, जिस तरीके से तमाम मुद्दों का जिक्र जो है इस पूरी यात्रा के दौरान किया जा रहा है पीएम मोदी की, इस यात्रा को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि भारत जो है वो नए बाजारों की तलाश कर रहा है। जिस तरीके से मिताली जी ने भी जिक्र किया कि 40 अलग जो देश हैं उनसे भी चर्चा की जा रही है। यानी कि ये माना जाए श्रुति जी कि जिस तरीके से भारत ने एक बड़ा स्टैंड, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इससे अमेरिका जो है वो बैकफुट पर नजर आएगा। नहीं, अमेरिका को बैकफुट तो नहीं होगा, लेकिन ये जरूर देखा जा सकता है कि उसको झटका ये लगेगा कि अब ये एक साथ हो गए और धीरे धीरे आगे प्रगति करते गए, तो फिर मेरा क्या होगा। उनको कोई लॉस नहीं है, इसलिए मैंने कहा उनको झटका वो
बैकफुट नहीं जाएंगे, पर ये आगे के गेम्स के लिए उनको श्रुति जी, प्रॉब्लम है। श्रुति तो जी, ये माफी ट्रम्प के के साथ लिए मैं बीच में प्रॉब्लम टोक रहा नहीं हूं है, आपको। ट्रम्प तो ये 4 श्रुति साल जी, निकाल के आगे श्रुति बढ़ जी, जाएंगे। माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। मैं इस बीच में एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि उन्हें झटका नहीं लगेगा, कोई समस्या उन्हें घाटा नहीं है, मुनाफा ही मुनाफा है। लेकिन यहां पर बड़ी बात तो ये भी श्रुति जी कही जा रही है कि जो ये टैरिफ लगाया गया है, वो टैरिफ वसूला तो जो अमेरिकी लोग हैं उनकी जेब से ही जाएगा, सामान तो वहीं पर महंगा होगा। तो वैसे ही पहले से वहां पर नौकरियों की भारी कमी, और इसके बाद सामान जो 10 का था वो 15 का हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। ये जो टैरिफ जो जी, इतने बिलियन डॉलर ठीक जो है, अभी मैं लास्ट लौट रहा जुलाई का हूँ। estimate श्रुति जी, है। इसी बात पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। मोदी का ये 5 बड़ी बातें पीएम मोदी की, जहां पहली बात सीमा पर फिलहाल शांति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 बड़ी बातों का जिक्र हम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर। तीसरी, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है और भारत चीन में सीधी फ्लाइट शुरू होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये 5 बड़ी बातें पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच। पहली बात है सीमा पर शांति को लेकर, यानी कि सीमा पर शांति बहाल होने को लेकर जानकारी। 5वीं बात है यहाँ पर विश्वास को लेकर। जिनपिंग मुलाकात की 5 बड़ी बातें हैं जहां सीमा पर फिलहाल शांति है। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया, बॉर्डर मैनेजमेंट में सहमति है, इस बात का जिक्र किया। तीसरी बात का जिक्र किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है। विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता से संबंध का भी जिक्र जो है वो हुआ है। तो ये 5 बड़ी बातें इस बीच निकलकर सामने आई हैं। और श्रुति जी का मैं रुख करूंगा, जिस तरीके से श्रुति जी से हम बात कर रहे थे। श्रुति जी, जो मेरा प्रश्न था आपसे, जवाब मैं उस पर ही चाहूंगा कि जहां अमेरिका को ही परेशानियों वाला ये पूरा एक सिनेरियो नजर आ रहा है, होगी कि ये सब इकट्ठे हो गए, अगर पूरा विश्व उनके खिलाफ हो गया तो उनको झटका लगेगा। फिलहाल ये एससीओ से उनको सिर्फ ये लग रहा है कि अब ये मेरे खिलाफ प्लॉट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, पर अभी तक हमारी उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है वो विश्व के मार्केट का अराउंड 25% कंट्रोल करता है। तो उसके अंदर अगर हमारे गुड्स महंगे हो जाते हैं, उसकी पेमेंट जरूर अमेरिकन ही कर रहे हैं, पर इससे उसका मतलब ये हो जाएगा कि बाकी लोग जिनको हमारे 50% टैरिफ से कम टैरिफ लगे हैं, उनके गुड्स सस्ते हो जाएंगे। तो जो ट्रेड इंडिया में आ रहा था वो ट्रेड शायद बांग्लादेश चले जाए, चाहे पाकिस्तान चले जाए, चाहे श्रीलंका चले जाए, तो ऐसे देशों के साथ भी वो ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर सिंपल बात कही जाए, हमारे टेक्सटाइल्स पे लगा है 50% टैरिफ के अंदर जो हमारे टेक्सटाइल का रेट है, वो बांग्लादेश की जो ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ है उससे हमारी टैरिफ, हमारा गुड महंगे हैं बांग्लादेश के कंपैरिजन में। तो इसीलिए बांग्लादेश के गुड्स को प्रेफरेंस हो जाएगी। उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री शायद ठप पड़ गई थी, अब वो फिर खड़ी हो सकती है। तो और हमारी जो ट्रेड है वो उनकी तरफ वापस फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे पैसे अमेरिकन को ज्यादा देने पड़ रहे हैं, जो $159 बिलियन जो उन्होंने जुलाई तक का टैरिफ के कलेक्शन को बोला है, और आगे बोल रहे हैं कि 300 बिलियन तक मैं साल भर में बना दूंगा अमेरिका के लिए, ये पैसे अमेरिकन ही दे रहे हैं। ये इंडिया जाके उनको पैसे नहीं दे रहा, या पाकिस्तान जाके पैसे नहीं दे रहा, या चाइना जाके पैसे नहीं दे रहा कि ये लो मेरे गुड्स को बेचने दो। वहां के लोग ही ज्यादा पैसे दे रहे हैं। लेकिन अब ये है कि मार्केट शेयर पे किसका ज्यादा कंट्रोल होगा, ये टैरिफ वो डिसाइड करते हैं कि यूएस मार्केट के अंदर कौन ज्यादा सस्ता बेच सकता है। और ये चीज को वो देखकर वो आगे आप बात कर रहे हैं। अब 20 to 25% अगर वो मार्केट का कंट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें, हमारे जैसे जो हम प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग नेशंस को, उस मार्केट की जरूरत है। इंडिया ने 40 से ज्यादा नेशंस को कांटेक्ट किया है इस टैरिफ से बनते हुए लॉसेस को ऑफसेट करने के लिए। अफ्रीका के साथ हमारा जो अभी लेटेस्ट फिगर आया है, $100 बिलियन तक का ट्रेड हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो हम देख रहे हैं उन मार्केट्स को जहां पे शायद कंजम्पशन हो और पर मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा ना हो। हम साउथ अमेरिकन नेशंस को देख रहे हैं, हम यूरोप को देख रहे हैं, और हम ये एशियन मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी ठीक है। मिताली जी, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर की जाए भारत के संबंध में, तो लगातार पीएम मोदी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले जापान की उनकी यात्रा, इसके बाद अब चीन की यात्रा, और चीन में ही जिस तरीके से कल पीएम मोदी जो हैं वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। और पुतिन ने अभी कुछ दिन पहले ही जो है भारत को एक बड़ा ऑफर दिया था, 5% की छूट उन्होंने क्रूड ऑयल के दामों में दी थी। तो ऐसे में क्या इसका कोई बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ आप देख रही हैं भारतीय बाजार पर भी? क्या आपको लगता है कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की जब बातचीत होगी तब कोई और डील भी हो सकती है?
चलिए, लगता है कि मिताली जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार जिस तरीके से जी जी हेलो। हाँ मिताली जी कहिए। मैं कह रही थी कि अगर आप ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों में इंडियन रुपी के साथ क्या हो रहा है, उससे जी आपको पूरा पता चलेगा कि इस 5% की छूट का कितना महत्व है भारत के लिए। जी क्योंकि जैसे ही ट्रम्प टैरिफ्स अनाउंस हुए, इंडियन रुपी वर्सेस यूएस डॉलर 88.78 पर पहुंच गया। मतलब कि अब हमारे को 88 रुपीज लगते हैं एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए, जो कि अब जस्ट एक साल पहले 78 पे था। तो हमारा जो रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है, उससे किसको सबसे बड़ा नुकसान पड़ता है? उससे हमारे देश को इस तरीके से नुकसान पड़ता है कि जब हम ओपन मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल खरीदने जाते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा महंगा हो जाता है, क्योंकि हमें वो ऑयल यूएसडी में, डॉलर में खरीदना होता है ना। जब हमें रशिया एक 5% का उस पर डिस्काउंट देगा, तो एक तरह से हमारा जो ऑयल बिल है, एनर्जी बिल है, वो हमारा उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमें रशिया से एक तरह से फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा और एक तरह से हमारा जो डेप्रिसिएशन हुआ है रुपी का, वो ऑफसेट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो रशिया कह रहे हैं कि 5% डिस्काउंट। वो इतना बड़ा लगता नहीं है सुनने में, लेकिन ये डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट को लेकर ये एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है हमारे लिए। और दूसरा, मैं ये डेफिनेटली समझती हूँ कि इंडिया और रशिया ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। मतलब जिस तरह से चाइना ने काफी बार स्टेटमेंट्स करे हैं कि चाइना और पाकिस्तान आयरन क्लैड फ्रेंड्स हैं, वैसे ही इंडिया और रशिया ने भी एक तरह से अपनी एक आयरन क्लैड फ्रेंडशिप डेमोन्स्ट्रेट करी है और दिखाई है। चाहे वो जी बोला नहीं है, लेकिन उनके एक्शन से दिखता है कि काफी सालों जी से ये हमारे लॉन्ग जी स्टैंडिंग एलाइज रहे हैं और हर जगह ही उन्होंने हमें इंटरनेशनल फोरम्स में सपोर्ट किया है। तो जी ठीक है मिताली जी, मैं लौटूंगा आपके पास। 促进发展中国家团结振兴，推动人类社会进步的重要责任。做睦邻友好的朋友，相互成就的伙伴，实现龙象共舞，应当是中印双方的正确选择。 The world today is swept by once-in-a-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We're the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. 今年是中印建交70周年，双方要坚持从战略高度和长远角度看待和处理中印关系，推动两国关系持续健康稳定发展。双方还要共同展现历史担当，坚持多边原则，携手推动世界多极化和国际关系民主化，为维护亚洲乃至世界和平和繁荣做出应有的贡献。 This year marks the 75th anniversary of China-India diplomatic ties. Both sides need to approach and handle our relationship from a strategic height and long-term perspective, so as to realize the sustained, sound and steady development of our bilateral ties. We must also step up to our historic responsibility to uphold multilateralism, work together to bring about a multipolar world and more democracy in international relations, and to make our due contributions to peace and prosperity in Asia and around the world. तो ये बड़ी जानकारी इस विषय निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात थी, वो मुलाकात अब खत्म हो गई है और ये मुलाकात जो है वो
अब खत्म हुई। जिस तरीके से पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात खत्म हो चुकी है। द्विपक्षीय बैठक थी, ये द्विपक्षीय बैठक खत्म हो गई और इस बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। तो भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक खत्म हो गई है। दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक बैठक चली है और करीब 1 घंटे तक मोदी और जिनपिंग की बैठक चली है। मोदी और जिनपिंग की बैठक का जो समय है वो 40 मिनट निर्धारित था, लेकिन ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली है, यानी कि निर्धारित समय से 20 मिनट ज़्यादा। और अगर वैश्विक पटल पर इस 20 मिनट को देखा जाए तो इसके काफ़ी मायने निकलकर सामने आते हैं, यानी कि साफ तौर पर दर्शाता है कि दोनों देश जो हैं वो तमाम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। दोनों देश जो हैं वो समाधान चाहते हैं। चीन भी अब समाधान चाहता है। चीन भी ये चाहता है कि जो भारतीय बाजार उसके लिए पहले के मुकाबले अब बंद हुआ है, वो भारतीय बाजार उसके लिए खुले। दूसरी ओर भारत भी ये चाहता है कि जो तमाम सारी बाधाएं हैं चीन में व्यापार करने को लेकर, वो बाधाएं भी दूर होती हुई नजर आएं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता जी जुड़े हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और योगेश जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात का जो समय था वो 40 मिनट निर्धारित था, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात करीब करीब 1 घंटे के आसपास चली है। सर, किस तरीके से इस एक्स्ट्रा 20 मिनट को वैश्विक पटल के हिसाब से देखा जाए? क्या इस 20 मिनट को उस लिहाज से भी देखा जाए कि दोनों देश चाहते हैं कि जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों का हल निकाला जाए और जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर किया जाए? जी, आप बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस बैठक पे की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये है कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम पर हो रही है, जबकि अमेरिका जो है काफ़ी मुल्कों पर अपने यूनिलैटरल टैरिफ्स जो है वो थोप रहा है और वो मुल्क उससे नाराज़ है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका और उसके एलाइज के जो बीच के संबंध हैं वो अधिकतर मुल्कों के साथ काफ़ी स्ट्रेंड हो गए हैं। तो इसमें जो है चीन के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि भाई 25-26 जो है कंट्रीज इसमें बैठक में एससीओ की पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप डायलॉग पार्टनर्स वगैरह को मिला लें और उसमें से अंदाजन शायद 20 के हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर आए हैं तियानजिन में पार्टिसिपेट करने। तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छी बात है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज और नेबर्स जो है वो उनके यहाँ आए हैं इसमें भाग लेने के लिए। और भारत और चीन के लिए देखिए, ये जो कजान का समिट हुआ था अक्टूबर में पिछले साल, उसके बाद से जो है ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में ये मुलाकात हो रही है। जी, पिछली मुलाकात से काफी अच्छे परिणाम सामने आए थे और अब उम्मीद ये की जा रही है कि अब जैसे पता लगे कि इस बैठक में क्या डिस्कशंस हुए हैं कि क्या कुछ नए स्टेप्स जो है दोनों मुल्कों ने लिए हैं, खासतौर से इकोनॉमिक फील्ड में। क्योंकि बॉर्डर्स पर तो देखिए शांति है और बॉर्डर्स पर तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह का अलग से एक ट्रैक है, तो उस पर तो वो लोग ज्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि वो निटी ग्रिटी वाला मामला है। लेकिन और जो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है, जैसे वो पिलग्रिमेजेस है कैलाश मानसरोवर की, या डायरेक्ट फ्लाइट्स का मसला है या वीजा का मसला है, उसमें भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। तो इस बैठक की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि भाई इकोनॉमिक साइड में जो है क्या कुछ हम कर सकते हैं कि दोनों मुल्क का जो है उसमें बढ़ावा मिले ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में। तो इंडिया की उम्मीद यही थी कि भाई अगर हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छी मार्केट एक्सेस मिले, जैसे पिछले 6 महीनों में थोड़ा चीन ने कोशिश की है, हमारे एक्सपोर्ट्स 20% बढ़े हैं, कि और थोड़ा सा इसमें हम आगे कदम ले सके। इसी तरह से भारत ने भी जो है चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को आने के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया है, खासतौर से नॉन सेंसिटिव नॉन कोर एरियाज में। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है वो मुद्दा था। तो अब ये देखना पड़ेगा जब इसके रिजल्ट्स पता लगते हैं, दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, कि इसके ऊपर कुछ नई बातचीत, कुछ नया, कुछ डिसीजंस हुए हैं क्या। जी।
दूसरी ओर योगेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया, जहां जो फैसले यहां पर लिए गए हैं उनको लेकर भी जिक्र किया कि किस तरीके से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुकी हुई थी, यात्रा फिर से शुरू हुई है, और जो भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट जो बंद हो रखी थी वो फ्लाइटें फिर से शुरू हुई हैं। दूसरी ओर योगेश, ये भी कहा जा रहा था कि टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को लेकर भी इस दौरान बातचीत हुई है। जी हाँ, तो ये मुद्दे देखिए, पीपल टू पीपल वाले जो जी। हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत हिंदू लोगों में बहुत आस्था है कैलाश मानसरोवर में यात्रा करने की। इसी तरह से ये जो वीज़ा का मुद्दा है या फ्लाइट्स का मुद्दा है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में बड़े मुल्क हैं, दोनों नेबर्स हैं। इस तरह की फ्लाइट्स जब तक नहीं होगी तब तक एक्सचेंजेस वगैरह उतना नहीं हो सकते। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था। तो इसके ऊपर जो है अच्छी प्रोग्रेस हुई है। अब देखना ये है कि भाई दोनों मुल्क जो है ये प्रोटेक्शनिज्म और टैरिफ्स से सफ़र कर रहे हैं, और जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने ये मुद्दे जो है उठाए हैं और यूनिलैटरल डिसीजंस लिए हैं, उससे अमेरिका की छवि बहुत खराब हुई है। जैसे उनके पिछले एक एनएसए मिस्टर जेक सलिवन्स ने कल कहा कि जो अमेरिकन ब्रांड है वो आज उसकी चर्चा नहीं करते, आज अमेरिकन ब्रांड बहुत नीचे आ गया है, और चाइना जो है उसको एक अमेरिका ने यूनिलैटरल विक्ट्री हैंड ओवर कर दी है, और भारत को जो है वो चाइना की तरफ ज्यादा धकेल दिया है। तो इस तरह के जो स्टेप्स लिए हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने, उनके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। और उम्मीद अब ये है कि अमेरिका इसके बारे में देखे कि क्या हो रहा है, और इसके बारे में अगर वो दोबारा विचार करें तो बेहतर होगा। जी योगेश जी, दूसरी ओर जिस तरीके से इस मुलाकात के भी कई सारे मायने जो है निकाले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पुतिन से भी होनी है चीन में ही, इस मुलाकात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप जापान का दौरा की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अब बात कर रहा हूं योगेश जी, पुतिन और मोदी की मुलाकात को लेकर। जिस तरीके से कल चीन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन की मुलाकात होनी है, वो होनी है। तो देखिए, भारत और रूस जो है वो हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। मतलब आजादी से उसके बाद से जो है लगातार जो है हमारे संबंध बने हुए हैं, और भारत की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसमें रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। रशिया ने हमारे कई हैवी इंडस्ट्रीज जो है, स्टील वगैरह जो है, स्टील प्लांट, और ये आयरन का प्रोसेसिंग, और ये मेटल्स का, उसके अलावा सारे डिफेंस की इक्विपमेंट के, ये सब कई प्लांट्स हमारे सेटअप करने में बहुत मदद करी है। इसी तरह से जब पश्चिमी देशों ने हमें हथियार वगैरह और वेपन्स वगैरह देने से मना कर दिया, तो रूस जो है हमारा एक लगातार पार्टनर रहा है। और इसके अलावा हमारा तजर्बा देखिए, दो बातें ये भी हैं कि रूस ने कभी कुछ ऐसा भारत के खिलाफ नहीं किया है। तो हमारे रिलेशन चाहे दुनिया के साथ कैसे हो रूस के, हमारे रिलेशन रूस के साथ बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात यह है कि रूस जो है जब भी हमें कभी उनकी ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन का इशू हो, या आज की तारीख में लेटेस्ट जनरेशन ऑफ बॉम्बर्स का इशू हो, या फिर जिसे कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स या नेवल फ्रिगेट्स वगैरह का, जब भी हमने रूस से किसी चीज के लिए कहा है उन्होंने कभी मना नहीं किया है, और हमेशा पूरी कोशिश करी है कि हमें सहायता देने की। और इसके अलावा देखिए, एक बात जो ये पश्चिम देश के लोग नहीं समझते हैं कि हमारा जो ये रीजनल एनवायरनमेंट है, साउथ एशिया का, साउथ वेस्ट एशिया का, गल्फ का, इस रीजन में देखिए हमारे कई मुल्कों से अच्छे संबंध नहीं है, जैसे पाकिस्तान वगैरह है। तो इसमें रूस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है कि रूस जो है वो क्या किस तरह से देखता है, और ना ही हम ये चाहते हैं कि रूस जो है वो बिल्कुल चीन की तरफ चला जाए, उससे भी हमें जो है वो नुकसान होगा। तो इसलिए हमारे लिए रूस के साथ रिश्ते मेंटेन करना ये हमारी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। जी। और रूस के जो कई हथियार हैं, जैसे S-400 वगैरह है, या इनके जो बॉम्बर्स वगैरह है, वो हमारे लिए बहुत निर्णायक सिद्ध हुए हैं। जैसे अभी लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी, तो उसमें S-400 का एक बहुत ही मेजर रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जी
तो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अमेरिका वगैरह इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है, और वो चाहते हैं कि भारत जो है एकदम से रूस को अबंडन कर दे, रूस के साथ रिश्ते खत्म कर दे। वो नहीं हो सकता। जी। तो ये चीज जो है इन लोगों को समझनी पड़ेगी। जी योगेश जी, लेकिन दूसरी ओर पुतिन का एक बड़ा बयान भी सामने आया चीन पहुंचने के बाद। उन्होंने जो पश्चिमी देश हैं उनको लेकर कहा कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था मंदी के कागार पर पहुंच गई है। योगेश जी, क्या ऐसे में यह भी माना जाए कि पुतिन इस वजह से भी एससीओ पहुंचे हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं कि जो वहां पर यानी कि रूस के अंदर जो व्यापार के जितने भी आयाम हैं उन आयामों को छुआ जा सके, और जो वहां पर ये कह सकते हैं कि व्यापार की संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को भी तलाशा जा सके, एक बाजार के तौर पर जो है रूस का भी इस्तेमाल किया जा सके, ताकि जो एक मंदी की कगार पर अर्थव्यवस्था रूस की पहुंचने को है, जिसका जिक्र खुद पुतिन करते नजर आ रहे हैं, उससे वो पार पा सके। और इसी वजह से उन्होंने कच्चे तेल के दामों में 5% की छूट भी भारत को दी, ताकि भारत जो है वो रूस से तेल खरीदता रहे लगातार। जी हाँ, देखिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, और मैंने आपसे जैसे कहा कि जी। भारत और रूस जो हैं एक लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हैं। रूस तो कहता है कि भारत के साथ उनकी दोस्ती जो है एक प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो देखिए ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, भारत के इंटरेस्ट में, कि रूस बहुत कमज़ोर हो जाए। तो इसलिए हम चाहेंगे। और दूसरी बात ये कि हमारा देखिए रूस के साथ जब हमने उनसे तेल वगैरह खरीदना शुरू किया तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो हम चाहते हैं कि भाई रूस को जो भी कंज्यूमर आइटम्स या जो भी और चीजें उनकी जरूरत हो उसका एक हिस्सा जो है वो भारत से मिले। अभी तक वो चाइना वगैरह से ज्यादा ले रहे हैं। चाइना के तो देखिए बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम चाहते हैं कि रूस के साथ जो है वो भारत का ट्रेड जो है बढ़े, जिससे कि ये ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सके, और रूस और भारत की जो कोऑपरेशन है उसको एक नया मतलब नए एलिमेंट्स उसमें जो है इकोनॉमिक साइड में ऐड हो। सिर्फ वो डिफेंस के क्षेत्र में नहीं, वो बल्कि इकोनॉमिक और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ सकें। जी बिल्कुल। योगेश जी, दूसरी ओर जिस तरीके से जापान का जिक्र थोड़ा किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जापान गए, अब चीन, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात पुतिन से होनी है, यानी कि 3 देशों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात कह सकते हैं, द्विपक्षीय वार्ता कह सकते हैं। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा अमेरिका के ऊपर योगेश जी? देखिए जो जापान का दौरा है मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छा दौरा रहा है जी। प्रधानमंत्री। जो एक नॉर्मल विजिट होता है उसके कंपैरिजन में ये जो जापान विजिट है इट हैज बीन हाईली सक्सेसफुल। उसके 3-4 कारण हैं। एक तो देखिए कितना टाइम जापान के जो प्रधानमंत्री है शिबा साहब, उन्होंने हमारे पीएम के साथ बिताया। कई जगह वो उनके साथ गए, खास तौर से जब वो टोक्यो में थे या और बाहर कई जगह यात्रा करने के लिए गए, कंपनीज वगैरह की उसमें बुलेट ट्रेन में साथ गए। और उसके अलावा जो है जापान ने एक बहुत बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट $68 बिलियन अगले 10 सालों में उसमें मतलब करने का निर्णय किया है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज तक जो है चाइना ने भी पाकिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। चाइना का टोटल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस वक्त 25 बिलियन है सब मिलाकर अभी तक। तो जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट जापान करने जा रहा है भारत में, उससे ये संकेत साफ है कि जापान भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरता हुआ देखता है, और उसको लगता है कि भारत उसके साथ और क्लोज आ सकता है। और दोनों मुल्क जो है, अगर भारत की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है तो भारत जो है जापान को हर तरीके से मदद करने के लिए आगे आएगा, चाहे वो इकोनॉमिक साइड हो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट इश्यूज हो या डिफेंस साइड हो। जी। और अपना एक्सपीरियंस जो है वो जापान के साथ साझा करेगा। काफी चीजें हम मिलकर बना सकते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन को जी। एक नई प्रगति मिली है, नई मूवमेंट मिला है। इसके अलावा 50 लाख लोग जो है वो भारत से अगले 10 साल में जापान जो है लेने के लिए तैयार हुआ है। उसमें काफी जी। स्किल्ड पर्सनल होंगे। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत क्योंकि ये अमेरिका वगैरह जिस तरह का एटीट्यूड वो राष्ट्रपति ट्रम्प दिखा रहे हैं, ग्रीन कार्ड्स और
H1B वीजा के ऊपर, अब लगता है कि शायद वो नहीं चाहते कि हमारे लोग वहां पर ज्यादा आए, तो हम जी। अपने लोगों को और जगह पर जहां उनकी जरूरत बिल्कुल है, योगेश, जैसे और यही जापान पहल जो है वो जर्मनी देखने को मिल रही है, और यही वजह शायद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत जो है इस वक्त करीब 40 देशों से संपर्क में है, लगातार बातचीत कर रहा है। फिलहाल योगेश जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। वक्त ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।